धारा 18 लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। यह धारा विभिन्न स्तरों पर लोक अभियोजकों, सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उनकी भूमिका और उनकी योग्यताओं का विवरण देती है। लोक अभियोजक सरकार की ओर से आपराधिक मामलों की पैरवी करते हैं। एक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद एक लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, ताकि ऐसे न्यायालय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई भी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही संचालित की जा सके। सरल शब्दों में, हर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के लिए या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सलाह लेने के बाद एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी और एक या ज्यादा अपर लोक अभियोजक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एपीपी नियुक्त करेगी। इनका काम उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से किसी भी आपराधिक मामले की पैरवी करना, अपील दायर करना या अन्य कानूनी कार्यवाही चलाना होगा। परंतु यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सरल शब्दों में, दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ही दिल्ली उच्च न्यायालय से सलाह लेकर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। और 2, केंद्र सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी भी मामले का संचालन करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। सरल शब्दों में, केंद्र सरकार किसी भी जिले या खास इलाके में अपने किसी खास मामले को चलाने के लिए एक या ज्यादा लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 3, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सरल शब्दों में, हर जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक पीपी और एक या ज्यादा अपर लोक अभियोजक एपीपी नियुक्त करेगी। परंतु यह कि एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक को दूसरे जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सरल शब्दों में, एक जिले का पीपी या एपीपी जरूरत पड़ने पर दूसरे जिले का पीपी या एपीपी भी बनाया जा सकता है। 4, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज के परामर्श से उन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं। सरल शब्दों में, जिला मजिस्ट्रेट डीएम सत्र न्यायाधीश सेशंस जज से सलाह लेकर ऐसे वकीलों की एक लिस्ट पैनल बनाएगा जो उसकी राय में जिले के लिए पीपी या एपीपी बनने के लिए ठीक हैं। 5, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसका नाम उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में शामिल न हो। सरल शब्दों में, राज्य सरकार किसी को तब तक पीपी या एपीपी नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि उसका नाम डीएम द्वारा सत्र न्यायाधीश की सलाह से बनाई गई लिस्ट में न हो। यह नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करता है। 6, उपधारा 5 में किसी भी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर मौजूद है, राज्य सरकार ऐसे कैडर में शामिल व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सरल शब्दों में, उपधारा 5 में जो कुछ भी कहा गया है उसके बावजूद यदि किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का अपना एक नियमित सरकारी कैडर रेगुलर कैडरे है, यानी सरकारी वकील पहले से ही एक संगठित सेवा में है, तो राज्य सरकार को उन्हीं अधिकारियों में से ही पीपी या एपीपी नियुक्त करना होगा। परंतु यह कि जहां राज्य सरकार की राय में ऐसी नियुक्ति के लिए ऐसे कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां वह सरकार उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है।
सरल शब्दों में, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि उस सरकारी कैडर में कोई भी उपयुक्त व्यक्ति पीपी या एपीपी के पद के लिए नहीं है, तो फिर वह डीएम द्वारा बनाई गई लिस्ट में से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए के अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर का अर्थ अभियोजन अधिकारियों का एक कैडर है जिसमें लोक अभियोजक का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल है, और जो सहायक लोक अभियोजकों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, को उस पद पर पदोन्नति के लिए प्रावधान करता है। सरल शब्दों में, नियमित कैडर का मतलब सरकारी वकीलों की एक ऐसी व्यवस्थित सेवा से है जिसमें पीपी का पद शामिल होता है और सहायक पीपी को पीपी के पद पर तरक्की, प्रमोशन मिलती है। ख अभियोजन अधिकारी का अर्थ एक व्यक्ति है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे इस संहिता के तहत एक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। सरल शब्दों में, अभियोजन अधिकारी कोई भी व्यक्ति है जिसे इस कानून के तहत पीपी, विशेष पीपी, एपीपी या सहायक पीपी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, भले ही उसका पदनाम कुछ भी हो। 7. कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 या उपधारा 6 के तहत लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक अभ्यास किया हो। सरल शब्दों में, पीपी या एपीपी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक वकील के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। 8. केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक अभ्यास कर चुका है, एक विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त कर सकती है। सरल शब्दों में, केंद्र या राज्य सरकार किसी खास मामले या खास तरह के मामलों के लिए एक विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसपीपी नियुक्त कर सकती है। एसपीपी बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक वकील के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए, परंतु यह कि न्यायालय इस उपधारा के तहत अभियोजन में सहायता के लिए पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। सरल शब्दों में, लेकिन अदालत पीड़ित को यह इजाजत दे सकती है कि वह अपनी पसंद का कोई वकील रखे जो सरकारी वकील अभियोजन पक्ष की मदद कर सके। 9. उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान की है, चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पहले या बाद में, उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिवक्ता के रूप में अभ्यास की अवधि माना जाएगा। सरल शब्दों में, योग्यता 7 या 10 साल का अनुभव, गिनते समय वकील के रूप में काम करने के अनुभव के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति ने इस कानून के लागू होने से पहले या बाद में सरकारी वकील, अपर सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील या किसी भी अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में काम किया है, तो उस सेवा अवधि को भी वकील के रूप में अभ्यास की अवधि में गिना जाएगा। कि संक्षेप में, यह धारा आपराधिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करती है। यह उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और विशेष मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों के प्रावधानों को स्पष्ट करती है। साथ ही यह भी बताती है कि नियमित कैडर वाले राज्यों में नियुक्ति कैसे होगी। धारा 19 सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, यह धारा बताती है कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए सहायक लोक अभियोजकों, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एपीपीस की नियुक्ति कैसे की जाती है। एक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। सरल शब्दों में, हर जिले में राज्य सरकार एक या ज्यादा सहायक लोक अभियोजक एपीपी नियुक्त करेगी। इनका मुख्य काम मजिस्ट्रेट न्यायालयों, कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में आपराधिक मामलों की पैरवी करना होगा। 2.
केंद्र सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग का संचालन करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट न्यायालयों में एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। सरल शब्दों में, केंद्र सरकार भी अपनी जरूरत के हिसाब से किसी खास मामले या खास तरह के मामलों को मजिस्ट्रेट न्यायालयों में चलाने के लिए एक या ज्यादा एपीपी नियुक्त कर सकती है। 3. उपधारा 1 और 2 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजनों के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का प्रभारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। सरल शब्दों में, उपधारा 1 और 2 के तहत एपीपी की नियुक्ति सामान्य नियम है, लेकिन अगर किसी खास मामले के लिए कोई नियमित एपीपी उपलब्ध नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को उस खास मामले का एपीपी नियुक्त कर सकता है। यह एक अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति होगी, परंतु यह कि कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह क उस अपराध की जांच में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है, या ख इंस्पेक्टर के पद से नीचे का है। सरल शब्दों में, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को एपीपी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि वह उस अपराध की जांच में शामिल रहा हो जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चल रहा है, यानी जिस पुलिस वाले ने केस की जांच की है वह उस केस में सरकारी वकील नहीं बन सकता। उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे हो, यानी हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर आदि एपीपी नहीं बन सकते। संक्षेप में, यह धारा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा नियुक्तियां शामिल हैं। यह विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट को अस्थायी एपीपी नियुक्त करने का अधिकार भी देती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है ताकि हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, न हो। धारा 20, अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। यह धारा राज्यों में अभियोजन निदेशालय की स्थापना, उसके विभिन्न पदों, उनकी नियुक्तियों, पदानुक्रम और कार्य क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों के अभियोजन को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाना है। राज्य सरकार स्थापित कर सकती है सैंडी के राज्य में एक अभियोजन निदेशालय, जिसमें एक अभियोजन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और उतने ही उप अभियोजन निदेशक, डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जितने वह उचित समझे। और प्रत्येक जिले में एक जिला अभियोजन निदेशालय, जिसमें उतने ही उप निदेशक और सहायक अभियोजन निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जितने वह उचित समझे। सरल शब्दों में, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य में एक अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बना सकती है। इसमें एक अभियोजन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और जितने जरूरी हों उतने उप अभियोजन निदेशक, डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। हर जिले में एक जिला अभियोजन निदेशालय, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी बना सकती है। इसमें भी जरूरत के हिसाब से उप निदेशक और सहायक अभियोजन निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। 2. एक व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में यदि उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक अभ्यास किया हो, या वह सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो। सहायक अभियोजन निदेशक के रूप में यदि उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक अभ्यास किया हो, या वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट रहा हो। सरल शब्दों में, इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं इस प्रकार हैं। अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 15 साल तक वकील के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, या वह सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो। सहायक अभियोजन निदेशक बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक वकील के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, या वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट रह चुका हो। 3.
अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरल शब्दों में, अभियोजन निदेशालय का सबसे बड़ा अधिकारी अभियोजन निदेशक होगा। यह निदेशक राज्य के गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट के प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करेगा, यानी गृह विभाग उसके काम की देखरेख करेगा। 4. प्रत्येक उप अभियोजन निदेशक या सहायक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक सहायक अभियोजन निदेशक उप अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। सरल शब्दों में, इस निदेशालय में एक पदानुक्रम हायरार्की है। सभी उप अभियोजन निदेशक और सहायक अभियोजन निदेशक सीधे अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। और सभी सहायक अभियोजन निदेशक सीधे उप अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। 5. राज्य सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा 1 या उपधारा 8 के तहत उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। सरल शब्दों में, राज्य सरकार ने धारा 18 के तहत उच्च न्यायालयों में मामले चलाने के लिए जिन लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया है, वे सभी अभियोजन निदेशक के अधीन काम करेंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 के तहत जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक और धारा 19 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक उप अभियोजन निदेशक या सहायक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। सरल शब्दों में, राज्य सरकार ने धारा 18 के तहत जिला न्यायालयों में मामले चलाने के लिए जिन लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया है और धारा 19 के तहत नियुक्त सभी सहायक लोक अभियोजक वे या तो उप अभियोजन निदेशक या सहायक अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। 7. अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कार्य वे होंगे कि वह उन मामलों की निगरानी करेगा जिनमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय हैं। कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाएगा और अपीलों को दायर करने पर राय देगा। सरल शब्दों में, अभियोजन निदेशक का मुख्य काम उन गंभीर आपराधिक मामलों की निगरानी करना है जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामलों की कार्यवाही तेजी से पूरी हो और अपीलों को फाइल करने पर अपनी राय देगा। 8. उप अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कार्य पुलिस रिपोर्ट की जांच और छानबीन करना और उन मामलों की निगरानी करना होगा जिनमें अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम के लिए दंडनीय हैं, ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके। सरल शब्दों में, उप अभियोजन निदेशक का काम पुलिस रिपोर्टों की जांच करना और उन मामलों की निगरानी करना है जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा लेकिन 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ताकि इन मामलों का भी तेजी से निपटारा हो सके। 9. सहायक अभियोजन निदेशक के कार्य उन मामलों की निगरानी करना होगा जिनमें अपराध 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय हैं। सरल शब्दों में, सहायक अभियोजन निदेशक का काम उन मामलों की निगरानी करना है जिनमें अपराध के लिए 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। 10. उपधारा 7, 8 और 9 में किसी भी बात के होते हुए भी निदेशक, उपनिदेशक या सहायक अभियोजन निदेशक को इस संहिता के तहत सभी कार्यवाही से निपटने और उनके लिए जिम्मेदार होने की शक्ति होगी। सरल शब्दों में, ऊपर की उपधाराओं 7, 8, 9 में जो कार्यक्षेत्र बताए गए हैं, उनके बावजूद निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक के पास इस संहिता के तहत सभी प्रकार की कार्यवाही से निपटने और उनके लिए जिम्मेदार होने की सामान्य शक्ति होगी, यानी उनके मुख्य कार्यक्षेत्र के अलावा भी वे किसी भी मामले में शामिल हो सकते हैं। किलारा, अभियोजन निदेशक, उप अभियोजन निदेशकों और सहायक अभियोजन निदेशकों की अन्य शक्तियां और कार्य तथा उन क्षेत्रों के लिए जिनके लिए प्रत्येक उप अभियोजन निदेशक या सहायक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया गया है, वे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। सरल शब्दों में,
इन निदेशकों और सहायक निदेशकों की बाकी शक्तियां और कार्य और वे कौन से खास क्षेत्र होंगे जिनके लिए उप अभियोजन निदेशकों या सहायक अभियोजन निदेशकों को नियुक्त किया गया है, ये सब राज्य सरकार एक सरकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी। 12 इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होंगे जब वह लोक अभियोजक के कार्य कर रहा हो। सरल शब्दों में, जब राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, लोक अभियोजक के रूप में काम कर रहा होता है, तो उस पर इस धारा के नियम लागू नहीं होंगे। संक्षेप में, धारा 20 अभियोजन निदेशालय की स्थापना करके आपराधिक न्याय प्रणाली में सरकारी वकीलों के काम को व्यवस्थित करती है। यह निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक जैसे विभिन्न पदों को परिभाषित करती है, उनकी योग्यताएं, पदानुक्रम और मुख्य जिम्मेदारियां तय करती है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में प्रभावी और शीघ्र अभियोजन सुनिश्चित करना है। धारा 21 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। यह धारा बताती है कि विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा किन न्यायालयों में चलाया जाएगा। यह संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन है, यानी यदि इस संहिता में कहीं और कोई विशेष प्रावधान दिया गया है तो वह लागू होगा। ए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कोई भी अपराध निम्नलिखित द्वारा विचारणीय हो सकता है। आई, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, या आई सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन, या आई कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध पहली अनुसूची में विचारणीय दिखाया गया है। सरल शब्दों में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए गए किसी भी अपराध का मुकदमा इन तीनों में से कोई भी न्यायालय चला सकता है। ओ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ओ सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन, ओ या कोई भी ऐसी दूसरी अदालत जिसका जिक्र पहली अनुसूची फर्स्ट स्केड्यूल में किया गया हो कि वह उस खास अपराध का मुकदमा चला सकती है। पहली अनुसूची में विभिन्न अपराधों के लिए विचारणीय न्यायालयों की सूची होती है, परंतु यह कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 59, धारा 70 या धारा 71 के तहत किसी भी अपराध का विचारण जहां तक संभव हो एक महिला द्वारा पीठासीन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सरल शब्दों में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की कुछ खास धाराओं, धारा 64 से 71 तक, जो आमतौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन अपराधों से संबंधित होती है, के तहत आने वाले अपराधों का मुकदमा जहां तक हो सके ऐसे न्यायालय में चलाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कर रही हो। ये महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में अधिक संवेदनशीलता और विश्वास सुनिश्चित करने का प्रयास है। बी, किसी अन्य कानून एनी अदर लॉ के तहत कोई भी अपराध, जब ऐसे कानून में इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया है तो ऐसे न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, और जब किसी न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है तो निम्नलिखित द्वारा विचारणीय हो सकता है। आई, उच्च न्यायालय, या आई कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध पहली अनुसूची में विचारणीय दिखाया गया है। सरल शब्दों में, अगर अपराध भारतीय न्याय संहिता के बजाय किसी दूसरे कानून जैसे विशेष कानून के तहत हुआ है, ओ यदि उस दूसरे कानून में साफ साफ बताया गया है कि इस अपराध का मुकदमा कौन सी अदालत चलाएगी तो वही अदालत मुकदमा चलाएगी। ओ लेकिन यदि उस दूसरे कानून में यह नहीं बताया गया है कि इस अपराध का मुकदमा कौन सी अदालत चलाएगी, तो फिर इन दोनों में से कोई भी अदालत मुकदमा चला सकती है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या कोई भी ऐसी दूसरी अदालत जिसका जिक्र पहली अनुसूची फर्स्ट स्केड्यूल में किया गया हो कि वह उस खास अपराध का मुकदमा चला सकती है। संक्षेप में, यह धारा आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है। यह भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के लिए सामान्य नियम निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट न्यायालय और महिलाओं द्वारा पीठासीन न्यायालयों द्वारा कुछ संवेदनशील अपराधों के विचारण को प्राथमिकता देती है।
साथ ही यह अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए विचारणीय न्यायालयों का निर्धारण भी करती है। विशेष कानूनों के प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए, या यदि कोई प्रावधान नहीं है तो उच्च न्यायालय या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट न्यायालयों को अनुमति देती है। धारा 22 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। यह धारा उन सजाओं को परिभाषित करती है जो उच्च न्यायालय, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश आपराधिक मामलों में सुना सकते हैं। एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है। सरल शब्दों में, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी प्रकार की सजा सुना सकता है जो कानून द्वारा मान्य है। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, किसी भी अवधि का कारावास, जुर्माना आदि सभी शामिल हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायिक प्राधिकारी है। 2 एक सत्र न्यायाधीश सेशंस जज या अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशंस जज कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्युदंड की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। सरल शब्दों में, एक सत्र न्यायाधीश या एक अपर सत्र न्यायाधीश भी कानून द्वारा मान्य कोई भी सजा सुना सकता है, जिसमें मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस भी शामिल है। लेकिन अगर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड की सजा सुनाता है, तो उस सजा को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि, कन्फर्मेशन न कर दे। यानी मृत्युदंड के मामले में सत्र न्यायालय का फैसला अंतिम नहीं होता, उसे उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। इसे संक्षेप में यह धारा बताती है कि उच्च न्यायालयों को सजा देने की असीमित शक्ति है जो कानून द्वारा अधिकृत है। सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश भी कोई भी कानूनी सजा सुना सकते हैं जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है, लेकिन मृत्युदंड के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य है। यह मृत्युदंड के मामलों में एक अतिरिक्त न्यायिक जांच सुनिश्चित करता है। धारा 23 मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित की जा सकने वाली सजाएं। यह धारा विभिन्न श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों में अधिकतम कितनी सजा देने का अधिकार है, इसे परिभाषित करती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मृत्युदंड, डेथ, आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 7 साल से अधिक की कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years की सजा को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है। सरल शब्दों में, जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास यह शक्ति है कि वह कानून के अनुसार कोई भी सजा सुना सकता है, सिवाय मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा की जेल की सजा के। यानी सीजेएम अधिकतम 7 साल तक की जेल की सजा और अन्य जुर्माने या सामुदायिक सेवा जैसी सजाएं दे सकता है। 2 प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, 3 साल से अधिक की कारावास की सजा, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, या 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना, फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, या दोनों, या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस की सजा पारित कर सकता है। सरल शब्दों में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, जेल और जुर्माना, या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकता है। 3 द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, 1 साल से अधिक की कारावास की सजा, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, या 10,000 रुपए से अधिक का जुर्माना, फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, या दोनों, या सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस की सजा पारित कर सकता है। सरल शब्दों में, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, जेल और जुर्माना, या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकता है। स्पष्टीकरण: सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस का अर्थ वह कार्य होगा जो न्यायालय किसी दोषी को समुदाय के लाभ के लिए सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है, जिसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। सरल शब्दों में, सामुदायिक सेवा
का मतलब ऐसे काम से है जो अदालत किसी अपराधी को सजा के तौर पर करने के लिए कह सकती है। यह काम समुदाय के लिए फायदेमंद होता है और इसके लिए अपराधी को कोई पैसा नहीं मिलता। यह एक नए प्रकार की सजा है जिसका उद्देश्य अपराधी को समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देने का अवसर देना है।